नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर एग्जाम में अपना वजूद रखता है। वो है एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, कैसे बैलेंस होता है, कैसे इम्बैलेंसेज होते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। देखिए, एसिड बेस बैलेंस को आपको समझने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या क्या अपन इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एच आइन क्या होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो एसिड बेस बैलेंस है वो डिपेंड करता है एच आइन की कंसंट्रेशन पे। तो एच आइन क्या होता है, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, पीएच क्या होती है, और ये सब देखने के बाद आपको जब भी बैलेंस करने जाते हैं उससे पहले आपको एबीजी एनालिसिस के बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से अपन कंपैरिजन करके डिसऑर्डर के बारे में जान पाएंगे। एबीजी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बैलेंस कैसे होता है, बॉडी कैसे बैलेंस करती है, सब चीज़ों को इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में अपन चलेंगे इम्बैलेंस क्या क्या है, डिसऑर्डर क्या क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है, और लास्ट में इसका आएगा कंपेंसेशन क्या होता है, कंपेंसेट किया जाता है। इन सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एसिड बेस बैलेंस को समझने के लिए हम एक चलते हैं एच आयन, यानी हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, देखिए हाइड्रोजन आयन पूरा का पूरा जो लाइफ है उस पूरा का पूरा किस पे टिका हुआ है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पे टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पीएच को एक्सप्रेस करता है वो कौन करता है, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या बहुत कम हो जाती है तो पीएच भी इम्बैलेंस हो जाता है, और पीएच अगर इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्लाइंट डेथ तक भी जा सकता है। तो इसीलिए एक बात बोली जाती है, हाइड्रोजन आयन वाइटल टू लाइफ होते हैं, यानी लाइफ हाइड्रोजन आयन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसको एक अपन बोलते हैं वाइटल टू लाइफ। जो एच आयन होते हैं लाइफ के लिए वाइटल होते हैं, एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं। दूसरा, जो आपका पीएच होता है वो किसके, तो अपन जो एच आयन है वो किसके रूप में एक्सप्रेस होता है, पीएच के रूप में। तो अपन कह सकते हैं एक्सप्रेस्ड एज पीएच, यानी पीएच के रूप में अपन एक्सप्रेस करते हैं एच आयन की कंसंट्रेशन को। तीसरी बात है, हाइड्रोजन आयन अपनी बॉडी में किन किन फॉर्म्स में पाए जाते हैं, दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक वॉलेटाइल फॉर्म में और एक नॉन वॉलेटाइल फॉर्म में। वॉलेटाइल मतलब वाष्पशील, ये आपका पाया जाता है लंग्स में, जो रेस्पिरेशन अपन करते हैं वहाँ पे, वहाँ। और जो किसके रूप में, कार्बोनिक एसिड के रूप में पाया जाता है। जबकि दूसरा आपका नॉन वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन है वो आपके किडनी रेगुलेट करती है, यानी बाइकार्बोनेट के रूप में रेगुलेट किया जाता है। तो आपने कहा ये जो हाइड्रोजन आयन है टू फॉर्म्स में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म्स इन द बॉडी, यानी हाइड्रोजन आयन है वो टू फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म्स इन द बॉडी कौन सा, एक होता है वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन, वॉलेटाइल जो हाइड्रोजन आयन है, वाष्पशील जो हाइड्रोजन आयन है वो कौन रेगुलेट करता है, लंग्स करता है। तो अपन कह सकते हैं वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन इट रेगुलेट बाई, वॉलेटाइल हाइड्रोजन को कौन करता है, इट रेगुलेट बाई लंग्स के द्वारा किया जाता है एज कार्बोनिक एसिड के रूप में कौन रेगुलेट करता है, लंग्स करता है। ये क्या कहलाते हैं, वॉलेटाइल आयन। ये जो वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन है, वॉलेटाइल हाइड्रोजन लंग्स लगभग 13 से लेकर के 30,000 तक एक्सक्रीट करता है, क्या, एच आयन पर डे। तो अपन कह सकते हैं लंग्स एक्सक्रीट 30,000 से लेकर के 13,000 से लेकर के 30,000
मिली इक्विवेलेंट पर डे लंग्स एक्सक्रीट 13,000 से लेकर के 30,000 मिली इक्विवेलेंट पर डे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से लगभग 13,000 से लेकर के 30,000 एच तक एक्सक्रीट किया जाता है, किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा। और लंग्स है यानी वो किसके रूप में रेगुलेट करते हैं? कार्बोनिक एसिड यानी CO2 के रूप में यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है। दूसरा आता है नॉन वॉलेटाइल फॉर्म, 2 फॉर्म्स में पाया जाता है एच। दूसरा होगा नॉन वॉलेटाइल फॉर्म, नॉन वॉलेटाइल फॉर्म। नॉन वॉलेटाइल फॉर्म है, इसको कौन रेगुलेट करता है? किडनी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं इट रेगुलेट बाई किडनी, इट रेगुलेट बाई किडनी एज बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में इसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? किडनी को। किसको? नॉन वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयन को। जो किडनी है लगभग 50 मिली इक्विवेलेंट जो हाइड्रोजन आयन है पर डे वो एक्सक्रीट किया जाता है, किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। तो अपन कह सकते हैं इट एक्सक्रीट यानी किडनी, इट एक्सक्रीट 50 मिली इक्विवेलेंट पर डे, इट एक्सक्रीट 50 मिली इक्विवेलेंट पर डे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से लगभग 50 मिली इक्विवेलेंट पर डे के हिसाब से एक्सक्रीट किया जाता है क्या? एच आयन, हाइड्रोजन आयन। तो आपने कहा इट एक्सक्रीट 50 मिली इक्विवेलेंट पर डे फ्रॉम द बॉडी। तो किडनी 50 मिली इक्विवेलेंट करती है, जबकि लंग्स लगभग 13,000 से 30,000 मिली इक्विवेलेंट एच आयन को एक्सक्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले आपने देखे थे एच आयन। एच आयन क्या होता है? वाइटल टू लाइफ, लाइफ के लिए सबसे जरूरी है। ये पीएच के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। ये 2 फॉर्म में पाया जाता है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल यानी वाष्पशील फॉर्म, वो किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, जबकि नॉन वॉलेटाइल फॉर्म किसके द्वारा? किडनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब अपन आगे यहाँ आपने देखा एच आयन को किसके रूप में एक्सप्रेस किया जाता है? पीएच के रूप में। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं पीएच क्या होता है। पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब यहाँ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। या पीएच का मतलब एक और अपन होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। यहां आप देखिए पीएच का मतलब क्या है, यहाँ क्या होता है पीएच? सबसे पहले पीएच किसने इन्वेंटेड किया? ये जो पीएच है या पीएच स्केल है, ये डॉक्टर सोरेनसन के द्वारा 1909 में दिया गया था सबसे पहले। इट इन्वेंटेड बाई डॉक्टर सोरेनसन। इट इन्वेंटेड बाई डॉक्टर सोरेनसन। ये इन 1909 में डॉक्टर सोरेनसन के द्वारा इसको इन्वेंटेड किया गया था। देखना ये जो पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, इसका डेफिनेशन अगर अपन बात करते हैं पीएच का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया कि डेफिनेशन क्या होता है, तो अपन डेफिनेशन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन, ये क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो आपने कहा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉगरिथम है, वही क्या कहलाता है? आपका पीएच कहलाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। तो इसका मतलब
पीएच क्या हुआ यहाँ, पीएच इक्वल टू क्या हो, नेगेटिव लोगेरिदम ऑफ एच आइन, नेगेटिव लोगेरिदम ऑफ एच आइन, ये क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। एक बात, ये इक्वेशन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और आगे चलते हैं, अगर पीएच के इक्वल अगर अपन नेगेटिव को हटा दें तो ये हो जाएगा log 1/h-, 1/h-। अगर इसमें log को हटा दिया जाए, अगर अपन डायरेक्टली इसमें h- के साथ pH का अगर रिलेशन चेक करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, pH 1/h-, यानी pH और h- एक दूसरे के कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर H- की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो pH का मान कम होगा, और अगर H- की कंसंट्रेशन कम होगी तो pH का मान बढ़ जाएगा। तो ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक ये इक्वेशन आप ध्यान रखना। पूरा एसिड बेस जब इम्बैलेंस देखोगे वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, H- की कंसंट्रेशन पे। इसीलिए अपने बोला था कि H- होता है वो लाइफ के लिए क्या होता है, वाइटल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, एब्सोल्यूट नेसेसरी होता है। अब देखिए यहाँ पे, ये तो आपने पीएच के बारे में देखा, अब पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, क्योंकि स्केल के बारे में भी अपन कई बार चीज़ें, पीएच स्केल के बारे में अगर अपन डिस्कस करते हैं, देखिए पीएच स्केल का जो मान होता है वो 0 से लेकर के 14 तक पाया जाता है, 0 से लेकर के 14 तक। ये जो आपका 0 से 14, यहाँ जो 7 pH होता है इसको अपन न्यूट्रल बोलते हैं, यानी ये ना एसिड होता है और ना ही बेस होता है। जो pH 7 होता है वो ना एसिड होता है और ना बेस होता है, ठीक है। यहाँ से ये 7 से अपन 0 की तरफ जाते हैं तो यहाँ एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता है, यानी ये जो 0 से 7 के बीच में है वो क्या कहलाता है, एसिड, और यहाँ एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, यानी कि 0 की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जबकि 7 से अब वो ऊपर की ओर जाते हैं यहाँ पर 7 से, तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, यानी 7 से pH कम होगी तो एसिड कहलाएगा और 7 से pH ज़्यादा होगी तो बेस कहलाएगा। अगर इधर जाते हैं तो बेस का स्ट्रेंथ बढ़ता है, यानी 7 से ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, जैसे मान लीजिए 8 है 9 है, अब 9 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा या 8 होगा, तो 9 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो जैसे जैसे ऊपर की बढ़ जाएंगे बेस का स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाता है। यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, एसिड नीचे की तरफ आएंगे, एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। जैसे आपने कहा 0 या 1 की बात करें या 5 की बात करें तो 0 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ये है। तो जिसका पीएच इधर से जाएंगे अपन यहाँ पे, तो ये 7 पे क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाता है। ये इसी की पीएच स्केल के आधार पे अपन देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। क्लियर है। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और उसका डेफिनेशन आपने कहा नेगेटिव लोगेरिदम ऑफ एच आइन, नेगेटिव लोगेरिदम ऑफ एच आइन। क्लियर है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, एसिड्स क्या होते हैं। देखिए थोड़ा सा अपन एसिड्स के बारे में देखते हैं, एसिड्स क्या है, बेस क्या है, इनके बारे में। एसिड्स क्या होंगे, जिनका पीएच कितना होगा, लेस देन 7 होगा। जिनका पीएच लेस देन 7 होगा वो क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे। जब अपन लिटमस पेपर के साथ इसका टेस्ट करते हैं, लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं तो ये कैसा कलर देते हैं, कैसा कलर देते हैं, तो जो एसिड्स होते हैं वो हमेशा कैसा, रेड कलर देते हैं। जो एसिड्स होते हैं इनका टेस्ट कैसा होता है, कई बार अगर अपन टेस्ट की बात करते हैं तो इनका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होता है, श्योर होता है। उसके बाद में आपने कहा जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं ये हमेशा एच आयन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, एच आयन डोनर होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेप्ट करते हैं। तो दे आर, तो एसिड्स आर, दे आर एच आयन डोनर, दे आर एच आयन डोनर। ये क्या होते हैं, एच आयन डोनर होते हैं, एच आयन को डोनेट करते हैं। और अपन बोल सकते हैं दे एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो एच आयन डोनेट करते हैं वही क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अपन एक और बात देख रहे थे
कि एचाइन के नंबर ही डिसाइड करते हैं कि एसिड होगा या बेस होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो नंबर ऑफ एचाइन इंपॉर्टेंट है, तो अपन ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ एचाइन डिसाइड इट्स एसिडिटी alkalinity and neutrality। क्लियर है? तो ये चीज डिसाइड करती हो। तो एचाइन का कंसंट्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में आगे अपन चलते हैं, यहाँ ये अपन ने एसिड के बारे में देखा। सेकंड यहाँ चलते हैं बेस के बारे में। बेस क्या है? बेस वो होते हैं जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है, 7 से अबव होता है, वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। तो पीएच इक्वल टू मोर देन 7। बेस के लिए कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेस का टेस्ट कैसा होता है। टेस्ट कैसा होता है? तो यहां पर अपन बोलते हैं बिटर, यानी कड़वे होते हैं बेस। तीसरी बात यहां पर अपन बेस के लिए बोलते हैं कि जब लिटमस पेपर अपन इसमें डिप करते हैं बेस में, तो उसको कैसा कलर प्रदान करता है। तो यहां पर कलर की अगर बात करते हैं, लिटमस पेपर के जो कलर, लिटमस पेपर के कलर की बात करते हैं, तो ये कैसा कलर देता है? ब्लू। सॉरी, यहां पे बेस होते हैं वो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन डोनर होते हैं और एच आयन को एक्सेप्ट करते हैं। दे आर हाइड्रोक्साइड आयन डोनर और दे एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट करते हैं? एच आयन को। दे एक्सेप्ट एच आयन, तो एच आयन को एक्सेप्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट करते हैं। ऐसे वाले क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। अब अपन एसिड बेस के बारे में आपने देख लिया, पीएच के बारे में आपने देख लिया, एच आयन के बारे में आपने देख लिया। अब जब भी अपन एसिड बेस इम्बैलेंस के आगे बात करेंगे, उससे पहले आपके पास नॉर्मल, आपको एबीजी या नॉर्मल डाटा पता होना चाहिए कि ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है, नॉर्मल उसका CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या होती है। और ये सब अपन चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट का नाम होता है एबीजी एनालिसिस। क्या होगा? आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। देखिए एबीजी के बारे में डिस्कस करते हैं। एबीजी, और एबीजी का मतलब है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी। देखो जब भी अपन एबीजी की बात करते हैं तो कौन कौन से डाटा यहाँ पे अपन देखते हैं। तो एबीजी में सबसे पहले आपको देखा ब्लड का पीएच कितना होता है नॉर्मल, जो आर्टेरियल ब्लड है उसका पीएच कितना होगा। तो यहाँ पीएच की बात करेंगे और नॉर्मल ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 होता है। यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट आपका होगा 22 से लेकर के 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ कितना होगा? तो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो यहाँ पे 35 से 45 mm ऑफ Hg। इसको mm ऑफ Hg में क्यों लिया? क्योंकि यहाँ इसका पार्शियल प्रेशर अपन देखते हैं। PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? तो 80 से लेकर के 100 mm ऑफ Hg, 80 से लेकर के 100 mm ऑफ Hg होता है। एक और चीज यहाँ पे आपको देखनी है, यहाँ पे पोटेशियम का कंसंट्रेशन कितना होता है, क्योंकि जब अपन रेगुलेशन करने जाएंगे वहाँ पोटेशियम का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए
3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये डाटा तो आपको बिल्कुल याद करने ही होंगे, इनके बिना अपन एसिड बेस के डिसऑर्डर्स नहीं देख सकते, एसिड बेस इम्बैलेंस नहीं पता करें। तो पीएच नॉर्मल कितना होगा 7.35 से 7.45, बाइकार्बोनेट कितना होगा 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। CO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ब्लड में 35 से 45 mm ऑफ Hg, ऑक्सीजन 80 to 100 mm ऑफ Hg, और पोटेशियम का कंसंट्रेशन कितना होता है 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच जैसा देख रहे हो आप 7.35 से 7.55, ये पीएच 7 से क्या है अबोव है, उसके आधार पे अगर आप ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड को क्या मानेंगे कि अपन स्लाइटली एल्केलाइन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ब्लड का पीएच है 7.35 से 7.45, ये किसके कारण होता है, ये बफर सिस्टम के कारण होता है, और इसीलिए ब्लड को हमेशा क्या माना जाता है बफर माना जाता है। ऐसा ही कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पे, उस क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए यहाँ पे यह एक क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड क्या है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन में आपके पास आएगा स्लाइटली एल्केलाइन, दूसरा ऑप्शन आएगा स्लाइटली एसिडिक, तीसरा ऑप्शन आएगा आपके पास बफर, और फोर्थ आएगा न्यूट्रल। देखिए 4 ऑप्शन है, स्लाइटली एल्केलाइन, स्लाइटली एसिडिक, बफर और न्यूट्रल। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड क्या है यहाँ पर स्लाइटली एल्केलाइन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ब्लड का पीएच किसके कारण होता है बफर के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा बफर। क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब भी एबीजी किया जाता है, एबीजी एनालिसिस किया जाता है, उससे पहले एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और उस टेस्ट को अपन बोलते हैं एलन टेस्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एलन टेस्ट क्या होता है, एलन टेस्ट क्यों किया जाता है, एलन टेस्ट से किसकी पेटेंसी चेक की जाती है, किससे सैंपल लिया जाता है, ये सारी चीजें अपन एलन टेस्ट में देखेंगे। देखिए यहाँ पर एलन टेस्ट तो एलन टेस्ट कब किया जाता है एबीजी करने से पहले, और एबीजी भी कहां से रेडियल आर्टरी से करते हैं। तो कह सकते हैं अपन एलन टेस्ट परफॉर्मिंग बिफोर एबीजी सैंपलिंग। एबीजी सैंपलिंग करने से पहले अपन क्या करते हैं एलन टेस्ट किया जाता है। एलन टेस्ट किया जाता है। एलन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, यहाँ पे देखिए सैंपल किससे लेते हैं। तो जब भी आप एबीजी करते हैं सैंपल किससे लेंगे, सैंपल जो लेंगे आप सैंपलिंग जो करते हैं किससे रेडियल आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से सैंपलिंग करते हैं अपन। जबकि यहाँ पे देखिए जब भी आप सैंपलिंग कर रहे हैं रेडियल आर्टरी से, तो कॉमन साइट सैंपलिंग के लिए एबीजी के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है रेडियल आर्टरी। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअल में क्या है एलन टेस्ट क्या होता है। देखिए जब भी आप एलन टेस्ट करते हैं उससे पहले अपने पास देखो ये एक्सट्रीमिटी है, इस एक्सट्रीमिटी में जो थंब है थंब के साइड में यहाँ ये कौन सी होती है रेडियल आर्टरी, जबकि यहाँ पे आपके स्मॉल फिंगर के साइड में कौन सी होती है अल्नर आर्टरी। सबसे पहले अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी दोनों पे क्या करते हैं प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसके बाद में यहाँ से अल्नर आर्टरी है वहाँ से प्रेशर रिलीज करते हैं, जबकि अभी भी अपन ने रेडियल आर्टरी को क्या कर रखा है कंप्रेस कर रखा है। अब अपन जो फिस्ट होती है उसको ओपन एंड क्लोज करते हैं। उसके बाद में ये जो आपका एरिया है अल्नर आर्टरी के आगे वाला ये जो डिस्टल एरिया है यहाँ पे अभी भी इसमें देखते हैं अगर यहाँ पे 6 से 7 सेकंड में पिंकनेस रिटर्न हो गया, इसका मतलब है कि ये जो अल्नर आर्टरी है
इसमें ब्लड सप्लाई सफिशिएंट है, तो इसका मतलब आप किसको पंक्चर कर सकते हैं, रेडियल आर्टरी को पंक्चर कर सकते हैं। अगर आपका 6 से 7 सेकंड में इस यहाँ आगे वाली एक्सट्रीमिटी में पिंकनेस फेल हो जाता है, पिंकनेस नहीं आता है वापस, इसका मतलब है अल्नर आर्टरी में ब्लड सप्लाई सफिशिएंट नहीं है। अगर ब्लड सप्लाई अल्नर में भी सफिशिएंट नहीं है और आपने रेडियल को भी पंक्चर कर दिया, दोनों में ही सप्लाई सफिशिएंट नहीं होगी, तो आगे की एक्सट्रीमिटी में ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, इस्चेमिया जैसी कंडीशन हो जाएगी। तो इस इस्चेमिया को रोकने के लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, एलन टेस्ट किया जाता है। इसकी 1-2 बातें हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एलन टेस्ट में किसकी पेटेंसी चेक की जाती है, किसकी चेक की जाती है, अल्नर आर्टरी की। चेक पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी, चेक पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी की यहाँ पर पेटेंसी चेक की जाती है, जबकि सैंपलिंग कहाँ से परफॉर्म किया जाता है, रेडियल आर्टरी से। एक और बात, अगर आपने जो बोला था उसको मैं एक नोट के रूप में लिख देता हूं यहाँ पे कि अगर 6 से 7 सेकंड में पिंकनेस फेल हो जाता है, रिटर्न नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में कहाँ से सैंपलिंग नहीं लेंगे, रेडियल आर्टरी से सैंपल नहीं लेंगे। तो अपन बोल सकते हैं इफ पिंकनेस fail to return within 6 to 7 seconds, in distal extremity, अगर पिंकनेस फेल हो जाए 6 से 7 सेकंड में डिस्टल एक्सट्रीमिटी में, जहां से आपने कंप्रेस किया था किसको, अल्नर आर्टरी को, तो वो उस कंडीशन में अपन क्या नहीं कहेंगे, डू नॉट पंक्चर द रेडियल आर्टरी। फिर उसके बाद में अपन रेडियल आर्टरी को पंक्चर नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन उसको पंक्चर नहीं करेंगे। तो डू नॉट पंक्चर द रेडियल आर्टरी को पंक्चर नहीं करेंगे। और आपने कहा डिस्टल एक्सट्रीमिटी में कितने में, 6 से 7 सेकंड में अगर आपका पिंकनेस, इसका मतलब ब्लड सप्लाई सफिशिएंट नहीं है। ये सारी जो कंडीशन है ये आपका क्या कहलाता है, एबीजे। तो एबीजे एनालिसिस का जो भी रिजल्ट है एबीजे का, वो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। उसके बिना अपन एसिड बेस इम्बैलेंस और बैलेंस के बारे में नहीं पढ़ा जा सकता। पीएच नॉर्मल 7.35 से 7.45, बाइकार्बोनेट 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट, CO2 कितना होता है 35 से 45, O2 कितना होता है 80 to 100 mm, और पोटेशियम कितना होता है 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है। एबीजी करने से पहले कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एलन टेस्ट में अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक की जाती है, सैंपलिंग कहां से की जाती है, रेडियल आर्टरी से की जाती है। ओके, थैंक यू। तो ये केवल इंट्रोडक्टिव पार्ट था। अब अपन चलेंगे एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है, कैसे उसका रेगुलेशन किया जाता है, और बाद में इम्बैलेंस कैसे डिसऑर्डर या टी सेल डिसऑर्डर बनते हैं। ओके, थैंक यू।